हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज लेक्चर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 4 में ऑलमोस्ट हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी डिस्कस कर ली थी। इंपॉर्टेंट चीज़ों में मतलब कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था क्या होता है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनको निकालने के हमने मेथड्स पढ़े थे। उन मेथड्स में हमने सबसे पहला मेथड जो पढ़ा था वो पढ़ा था फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। हम बीच वाले नंबर को जो है स्प्लिट करते हैं, उसके दो फैक्टर्स बनाते हैं, उसके उसके हिसाब से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो मैंने ये भी कहा था कि वो आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन मैंने फिर भी बताया था कि वो कैसे यूज़ किया जाता है। वो मैंने इसलिए डिस्कस किया था कि उससे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डेवलप किया था। और क्वाड्रेटिक फार्मूला एक फार्मूला होता है जिस फार्मूले को हम डायरेक्टली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर हम बता सकते हैं कि कैसा होगा बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब जो इसमें एक जो चीज बाकी रह गई थी वो रह गई थी वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने के लिए देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है हमने थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस की थी। तो जैसे हम थर्ड चैप्टर में पहले इक्वेशंस बनाते हैं फिर इनको सॉल्व करते हैं, सेम पैटर्न फोर्थ चैप्टर के लिए भी अप्लाई होता है। पहला काम ये है कि आपको इक्वेशन बनानी है। अब थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन में इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनती थी, मतलब दो इक्वेशंस आती थी और दोनों लीनियर होती थी। और जब फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन होगा तो वहां पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो दोनों में ये फर्क होता है। करना आपको सब कुछ वैसे ही है। पहले आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होगा आप उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जैसा वो बनता है, अगर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनता है तो उसके मेथड्स यूज करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। अब उनमें से कुछ चीजें जो हैं वो इस अभी तक डिस्कस नहीं की थी वो इसमें आ जाएंगी। बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं पढ़ा था जो मार्क्स वाले होते हैं। अब मार्क्स वाले ये क्वेश्चन मैंने पहले आपके एनसीईआरटी से लिए है। अब देखो क्वेश्चन ये कहता है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली को एक पर्सन है, उसके मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आते, अगर आते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते, अगर ऐसा होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210, तो उसके मार्क्स जो होंगे उनका प्रोडक्ट 210 होगा। अगर उसके मैथ्स में 2 ज्यादा हो जाए, इंग्लिश में 3 कम हो जाए, तब जो मार्क्स होंगे उनका प्रोडक्ट 210 है। तो उसके मार्क्स निकालने। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ के कभी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो थर्ड चैप्टर का है या फोर्थ, मतलब कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या पढ़ के डायरेक्टली नहीं बता सकते। हाँ, अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें 2 वेरिएबल लेके सॉल्व करना चाहिए या एक वेरिएबल लेके सॉल्व करना चाहिए? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लो आप इसको 2 वेरिएबल लेके सॉल्व करता है कोई स्टूडेंट एक वेरिएबल लेके सॉल्व करता है, दोनों ही केस में घूम फिर के आंसर सेम ही आएगा। ओवरऑल आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी। तो हम फॉर अ सिंपल केस, हम आसानी से समझने के लिए, हमें जब जहां पे जितने वेरिएबल्स लेके सॉल्व करना आसान लगेगा हम उतने वेरिएबल्स लेके सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अब मुझे दिख रहे हैं 2 सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने, मैथ्स के और इंग्लिश के, तो बेटर क्या है कि मैं दो वेरिएबल्स मान लूँ, कि हम ये मान लें कि मैथ्स में x मार्क्स है और इंग्लिश में y मार्क्स है, तो हम वही करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स, मैथ में हमने उसकी मार्क्स मान लिए x, और उसके मार्क्स इंग्लिश में हमने मान लिए वाज y। ठीक है, हम ये मान लें कि उसके मैथ में जो मार्क्स है x है और जो इंग्लिश में मार्क्स है वो y। तो पहली कंडीशन तो ये कहती है कि दोनों मार्क्स का सम कितना होना चाहिए, 30, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन तो ये बनती है कि x प्लस वाई मस्ट बी इज इक्वल टू 30। दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम 30 होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, अगर उसके मैथ्स के मार्क्स 2 ज्यादा हो जाए, ठीक है, यानी अब मैथ में उसके मार्क्स थे x, अब उसके 2 नंबर ज्यादा आ जाए, यानी अब कितने मार्क्स है x प्लस 2, और उसके इंग्लिश में मार्क्स 3 कम हो जाए, अब इंग्लिश में मार्क्स थे y, 3 कम कर दो तो अब उसके मार्क्स कितने y माइनस 3। अब मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, अब इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 210, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, अभी हम ये मानते हैं। ठीक है,
देखो ये इक्वेशन, देखो ये तो ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? अभी नहीं डिसाइड कर सकते, पहले इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो हम अभी इसको सेकंड इक्वेशन नहीं मानते, हम क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने का रूल क्या कहता है, पहले x को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को इससे करो, फिर 2 को इससे करो, यही रूल होता है। तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, +2 को y से करेंगे +2y, +2 को -3 से करेंगे -6 = 210। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती तो ax + by + c, देखो एक x वाली टर्म होती है, एक y वाली टर्म होती है, एक कांस्टेंट होता है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ये टर्म तो होती नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इस टाइप की इक्वेशन, अगर मान लो आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, ठीक है। अब वो चाहे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, चाहे जैसी भी टाइप की इक्वेशन हो, आप सब्स्टिट्यूशन हमेशा अप्लाई कर सकते हो। कैसे? आप एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दो। ये प्रोसेस हर एक टाइप की इक्वेशन के लिए वैलिड है, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाए तब भी कुछ चेंजेस आते हैं, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाए तब भी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने फर्स्ट इक्वेशन से सपोज y की वैल्यू निकाली, दैट इज 30 - x। फर्स्ट इक्वेशन में है ना, अगर इस x को 2 ले जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 30 - x। ये वैल्यू हम इसमें डाल रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। उसमें डालेंगे तो क्या होगा, देखो x इंटू वाई था तो ये जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 30 - x। y की जगह पे क्या डालेंगे, 30 - x, -3x एज इट इज, प्लस 2y यानी 2 इंटू 30 - x, -6 = 210। ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखो इनको सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 30 30x, x इंटू -x -x², -3x एज इट इज, प्लस 2 इंटू 30 60, 2 इंटू -x -2x, -6 = 210। ठीक है, सिंपल, मैंने वैल्यू पुट कर दी, उसका इक्वेशन सॉल्व कर। अब इसमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। देखो लाइक टर्म्स में -x² प्लस 30x -3x -2x प्लस 60 -6 -210 = 0। मैंने सारी लाइक टर्म्स को एक साथ किया, -x² को, x वाली टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म्स को। ठीक है, ये हो जाएगा -x² प्लस 30x - 3x 27x, उसमें से -2x करेंगे 25x। देखो इसमें कंफ्यूजन होती है कई बार, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये है प्लस 30x, ये है -3x, प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 3 माइनस होंगे 27। बड़ा नंबर क्या है 30, उसके साथ क्या साइन था, पॉजिटिव, आंसर आएगा पॉजिटिव। सिंपल सा रूल है, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन रिजल्ट के साथ सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल लगेगा। अगर बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन था पॉजिटिव सिंबल, अगर बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव सिंबल। सिंपल सा रूल ये कहते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो 30 में से 3 गए, प्लस 30 है -3 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 30 में से 3 माइनस करेंगे 27। बड़ा नंबर 30 है, साइन क्या है पॉजिटिव, आंसर आया पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ अब देखो उस पर 27 में से 2x माइनस करेंगे 25x। अब इसकी बात करते हैं, 60 - 6 कितना हो गया 54 पॉजिटिव में, प्लस 54 -210, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। अब बड़ा नंबर क्या है -210, तो नेगेटिव साइन ओवरऑल रिजल्ट के साथ आएगा माइनस, और 210 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 156, ये होगा, सॉरी 154। ठीक है, 210, पहले इसमें से 60 माइनस कर लो, 60 माइनस करोगे तो ये बचेगा 150, 150 में से 6 माइनस करो, सॉरी
210 में से 60 माइनस करोगे तो बचेगा 150, और 150 में से 6 ऐड करेंगे तो 156, क्योंकि हो जाएगा 216, ठीक है। तो आया 156 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये इक्वेशन आप देखो, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन दिख रहा है, ठीक। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो नेगेटिव साइन होता है, इस टाइप की इक्वेशन हमने अभी तक सॉल्व नहीं की, मतलब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्यादातर एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव इक्वेशन ज्यादा अच्छी लगती है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को, या दो तरीके, या तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, या फिर इन सभी टर्म्स को उठा के इज इक्वल टू के उधर ले जाओ, बात बराबर है, ठीक है। मान लो हम इसको उठा के उधर लेके जा रहे हैं, तो इधर बच जाएगा 0 इज इक्वल टू -x स्क्वायर उधर जाके +x स्क्वायर, +25 उधर जाके -25x, -156 उधर जाके +156। क्वेश्चन ये बन गया, इज इक्वल टू 0 इधर लिखो या इज इक्वल टू 0 इधर लिखो, वन एंड द सेम थिंग है, तो बराबर 0 का ही ना, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने बताया था, पहले हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a 1 है, c 156, दोनों को मल्टीप्लाई किया 156। ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए, दोनों दो नंबर्स के फैक्टर बनाने हैं और दोनों का सम करें तो -25 है। अब दो नंबर्स का सम -25 हो तो या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर बड़ा नंबर नेगेटिव, दो ही ऑप्शन है, और ओवरऑल सम आना चाहिए 25। पहले इसके बनाते हैं फैक्टर्स। पहले हम इसका फैक्टर्स निकालते हैं 2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 78, ठीक है। 2 इंटू 78 156 आएगा। अब 78 और 2, अब देखो इन दोनों, अब मान लो ये बड़ा नंबर है, -78 + 2 -76 आएगा, बहुत दूर है। 2 और कम करते हैं, इसमें से 2 और कम करते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 3 6 2 9 18। 39 और 4 क्या फैक्टर्स बनते हैं, नहीं बनते, क्योंकि 39 में से 4 माइनस करेंगे 35 बचेगा, वो भी फैक्टर्स नहीं है। और कम करते हैं, अब ये 2 का मल्टीपल तो बचा नहीं, 3 का बचा, तो इसमें से 3 कम करते हैं, इसमें से 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 30। अब अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव ले लूं, -12 -13, सम कितना आएगा -25, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 156, तो फैक्टर्स क्या बने, -12 एंड -13। तो यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे x स्क्वायर -12x -13x + 156 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x -12 -13 कॉमन लेंगे, x -12 इज इक्वल टू 0। सो x -13 into x -12 is equals to 0, so x is equals to 13 और 12। अब देखो हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई, 13 भी 12 भी। अब हमें वर्ड प्रॉब्लम में ये सबसे जरूरी चीज होती है कि आप डिसाइड करें कि जो आपकी वैल्यूज आई है आप दोनों को लेंगे या दोनों में से किसी एक को वैल्यू लेकर लेंगे, ठीक है। ये डिसाइड करने के लिए आपको ये सोचना पड़ता है कि आपने x किसको माना था। आपने x क्या माना था, नंबर ऑफ मार्क्स इन मैथ्स। क्या किसी स्टूडेंट के मैथ्स में मार्क्स 13 आ सकते हैं, आ सकते हैं। क्या 12 आ सकते हैं, आ सकते हैं। यानी x की ये दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं कि हम दोनों में से एक को नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन कई केसेस ऐसे आते हैं जिनमें हम एक वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे जब आगे क्वेश्चन आएंगे कब नेग्लेक्ट करना है कब नहीं। देखो अगर वो चीज पॉसिबल है जो हमने माना है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो पॉसिबल नहीं होती तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आगे डिस्कस हो जाएगा, ओके। अब यानी उसके मैथ्स में मार्क्स 13 भी हो सकते हैं 12 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें तो दोनों सब्जेक्ट में बताने हैं, मतलब इंग्लिश में भी बताने हैं। तो अगर x की वैल्यू 13 है, इफ x इज इक्वल्स टू 13, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 30 - 13। y क्या है हमारा 30 - x, तो 30 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा 17। एंड अगर और इफ x इज इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 18, ठीक है। यानी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसके मैथ्स में 13 मार्क्स आए हैं और इंग्लिश में 17 मार्क्स आए हैं, या फिर उसके मैथ में 12 मार्क्स आए हैं और इंग्लिश में 18 मार्क्स आए। दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, आपको दोनों आंसर देने हैं। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज
her marks in maths is 13 and her marks in English is 17, or her marks in maths is 12 and her marks in English is 18. ठीक है, तो इस टाइप से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम हमने और ली है, ये थोड़ा सा इसमें से चेंज है. देखो ये वर्ड प्रॉब्लम थी मार्क्स वाली, ये वर्ड प्रॉब्लम है नंबर्स वाली. ठीक है, अब देखो जब हमारे पास दो नंबर्स गिवन होते हैं, मैंने लास्ट जब थर्ड चैप्टर डिस्कस किया था तब भी हमने देखा था दो नंबर्स का सम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस में ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डिफरेंस में एक नंबर हमेशा बड़ा होगा और एक छोटा होगा, और ये हमेशा क्लैरिफाइड रखना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा माना है कौन सा छोटा माना है. जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, चलो अब देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन ये कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180. अब ये लाइन कई बार कंफ्यूजिंग होती है. देखो द डिफरेंस ऑफ एज इज 13, तो दो लोगों की एज का डिफरेंस 13. अब यहां क्या लिखा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स. डिफरेंस तो लेना है लेकिन डिफरेंस किसका लेना है, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स के स्क्वायर का. ठीक है, the difference of square of two numbers is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. अब इसने देखो क्वेश्चन में क्लैरिफाइड कर दिया कि एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर. अगर आपको क्वेश्चन में क्लैरिफाइड नहीं है तब भी बेटर ये रहता है कि आपका जब भी नंबर वाले क्वेश्चन आए आप क्लैरिफाइड रखें कि लेट द लार्जर नंबर भी समथिंग एंड स्मॉलर नंबर भी. आप क्लैरिफाइड रखो कि भाई बड़े नंबर को ये लिए छोटे नंबर को ये. ठीक है, यहाँ पे हमें क्लियर है कि दो नंबर है, दोनों में से एक लार्जर है एक स्मॉलर है. ठीक है, तो हम एक लार्जर नंबर को कुछ मान लेते हैं और स्मॉलर नंबर को कुछ मान लेते हैं. तो हम लिख रहे हैं लेट द लार्जर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y. हमने माना कि जो बड़ा नंबर है वो x है और छोटा नंबर y है. अब देखो बड़ा नंबर अगर x है और छोटा नंबर y है, बड़े का स्क्वायर करोगे छोटे का स्क्वायर करोगे तो बड़े नंबर का जो स्क्वायर होगा तो छोटे नंबर के स्क्वायर से हमेशा बड़ा आएगा, ऑब्वियस सी बात है. और अगर हमें डिफरेंस करना है और डिफरेंस रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो यानी बड़े नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस करेंगे. वही चीज यहाँ फर्स्ट कंडीशन में हो रही है. द डिफरेंस किसका, ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स के स्क्वायर का. अब पहला नंबर बड़ा नंबर x है, यानी कि अगर x का स्क्वायर करो और y का स्क्वायर करो, देखो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, और उन्हीं स्क्वायर्स का डिफरेंस यानी इन्हीं स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है ये कितना है 180. सॉरी. ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर, छोटा नंबर y है यानी द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दैट इज y स्क्वायर इज, यानी ये इसके इक्वल है. किसके इक्वल है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, बड़े नंबर के 8 टाइम्स, यानी ये बड़े नंबर के 8 टाइम्स है. एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करना है. क्या ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? देखो ये वाली ना तो ये वाली है ना ये वाली, दोनों में से कोई नहीं है क्योंकि दोनों में डिग्री 2 आ जाती है. ठीक है, और मैंने बताया जब दो वेरिएबल है दो इक्वेशन है तो सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज वर्क करता है. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब सब्स्टिट्यूट हम किसको करें, या तो x की वैल्यू करते हैं या y की वैल्यू करते हैं. अब यहाँ पे देखो दिख रहा है वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है, तो मैं अगर सीधा सीधा वाई स्क्वायर की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1. हम दूसरी इक्वेशन से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं और उसको पहली इक्वेशन में डाल रहे हैं. पहली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, जहां वाई स्क्वायर है वहां पे क्या आ जाएगा 8x, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8x, दैट इज इक्वल टू 180. इस 180 को उधर ले आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू, आपकी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल डायरेक्ट. अब बनाने इसके फैक्टर्स, या तो फैक्टर्स बनाए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें. देखो लार्ज नंबर्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बड़े बड़े नंबर होते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल मान लो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं प्रेफर नहीं करूंगा लेकिन मान लो हम कोशिश करते हैं कि नहीं हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है. अब देखो अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो हमारे पास
ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -8, सी कांस्टेंट टर्म क्या है -180। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एक्स हो जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं। माइनस ऑफ b की वैल्यू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -180 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1। ठीक है, माइनस ऑफ -8 ये हो जाएगा +8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर 64 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 180 ये कितना हो जाएगा 0, 8 4 32 720। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 784 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है? देखो अब यहाँ तो अभी 784 है, कई बार ये 1784 आ जाता है, कई बार 27। जितना बड़ा ये c होगा, जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी उतना ही बड़ा ये टर्म आएगा, और अगर सम हो रहा है तो ओवरऑल और बड़ा नंबर आएगा। तो कई बार इसका स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसका स्क्वायर रूट निकालने का भी एक तरीका डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो अगर कई बार फंस जाए, भाई बहुत बड़ा नंबर है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर इस स्क्वायर रूट का कोई परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है, मतलब 784 अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कैसे ढूंढे उसे? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी आप जल्दी ढूंढ सकते हो, अदरवाइज तो जो रूट निकालने का तरीका होता है वही अप्लाई करना है। अब ये 784 मान लो, एक मैं मानता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर है और मुझे इसका पता करना है कि कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो कैसे पता करें? देखो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, जैसे मान लो सिंपल। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, और मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर है 784 वो इन दोनों के बीच में है कहीं। ठीक है ना, यानी मेरा नंबर जो है वो 400 और 900 के बीच में, ये मुझे पता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरफ ज्यादा हो, डजंट मैटर, बस 400 900 के बीच में। और मुझे ये पता है कि 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, 900 का 30 होता है, यानी कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 20 और 30 के बीच में लाई करेगा, ये तो कंफर्म है। 20 से छोटा नहीं हो सकता, 30 से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात क्लियर होगी। अब 20 से 30 के बीच में 9 नंबर है, सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर्स में यूनिट डिजिट का स्क्वायर मैच करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 20 और 30 के बीच में नंबर्स आते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर का लास्ट डिजिट मैच करो, मतलब यूनिट डिजिट के स्क्वायर का यूनिट डिजिट मैच करो। अब देखो जब 21 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो क्या आपको लास्ट में 1 चाहिए? नहीं चाहिए, यानी 21 का स्क्वायर ये नहीं होगा। ठीक है, 22 में लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, क्या लास्ट में 4 है? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 22 का स्क्वायर होगा, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर 4 होता है और वो 4 इसका भी यूनिट डिजिट है। 23 हो सकता है? नहीं। 24 का स्क्वायर 4 4 जा 16, लास्ट में 6 है? नहीं। 15 नहीं हो सकता, सॉरी 26 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता, 28, 8 8 जा 64, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4, यहाँ भी 4 चाहिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी मेरे पास 2 नंबर्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो इनका स्क्वायर हो सकता है। तो एक तो तरीका है कि आप दोनों का स्क्वायर निकालो और चेक करो। अब दोनों में से पहले किसका स्क्वायर निकाल के चेक करें। ठीक है, देखो अब देखो 400 900 है, 784 इसके ज़्यादा क्लोज है, 900 का ज़्यादा स्कोर है, 900 के ज़्यादा क्लोज है, तो यानी जो 30 के नंबर क्लोज है उसको पहले चेक कर लो। तो 28 का स्क्वायर चेक करो, 28 का स्क्वायर निकालते हैं, सपोज यहाँ निकालते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, अब स्क्वायर निकालने का भी एक तरीका देखते हैं, एक शॉर्टकट। अगर मुझे एक 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है, सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल है, 8 का स्क्वायर जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसका स्क्वायर निकालो 64, जो टेंस प्लेस डिजिट है उसका स्क्वायर करो 04,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 टू 16, 16 का डबल 32, ऐसे ही लिखना है। देखो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या लिखे, इसके स्क्वायर, फर्स्ट 2 डिजिट इसके स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका 2 टाइम्स यहाँ पे लिखते हैं बीच में, 4 8 780, तो 28 का स्क्वायर 784 होता है, चेक भी कर लेना। यानी 784 किसका स्क्वायर रूट हुआ, 28 का। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 28 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ रूट नहीं आएगा। तो एक बार हम 8 प्लस 28 लेंगे, एक बार हम 8 माइनस 28 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 और 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2। 8 प्लस 28 करेंगे तो कितना आएगा, 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 इज 18, ठीक है। 8 माइनस 28 माइनस 20 माइनस 10, यानी कि यहां पर मेरे पास x की 2 वैल्यूज आई, आइदर x इज 18 और x इज माइनस 10, ठीक है। x की वैल्यू या तो वो जो बड़ा नंबर है वो 18 होगा या वो बड़ा नंबर माइनस 10 होगा। क्या ये x की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि दोनों पॉजिटिव होने, मतलब ये नहीं लिखा ना कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, द 2 नंबर्स आर पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं लिखा है। तो नेगेटिव नंबर हो सकता है ना, एक दोनों भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अभी के हिसाब से हमें यह लग रहा है कि x की वैल्यू 18 भी हो सकती है, x की वैल्यू माइनस 10 भी हो सकती है, और लेकिन करस्पॉन्डिंगली हमें सेकंड नंबर भी तो निकालना है। तो अगर हम x इक्वल टू 18 के लिए सेकंड नंबर निकालें, ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। इफ x इज इक्वल्स टू 18, अगर x 18 होता है, y भी तो निकालेंगे, y कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8 इंटू 18, 8x है, 8 इंटू 18 कर दिया, तो y की वैल्यू क्या होगी। अब 8 इंटू 18 पहले मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर रूट करो, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या कहता है, हम ये कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 18, ये होगा, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर्स ये हो गए, 18 के बना लो, 2 इंटू 3 इंटू 3, सारे फैक्टर्स बन गए। एक एक करके पेयर निकालते रहो, ये दोनों 2 कंबाइन होके रूट के बाहर आएंगे, सिंगल 2 बन जाएंगे, ये दोनों 2 कंबाइन होके रूट के बाहर आएंगे, सिंगल 2 बन जाएंगे, ये दोनों 3 कंबाइन होके रूट के बाहर आएंगे, सिंगल 3 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो y की वैल्यू होगी 12। तो अगर x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। x की वैल्यू माइनस 10 भी तो हो सकती है। तो इफ x इज इक्वल टू माइनस 10, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10, तो y क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 80। अब ये वैल्यू y की पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ रियल नंबर, ना तो रियल नंबर है ही नहीं, ये नंबर ही मतलब नंबर का मतलब हम रियल नंबर है, ये कोई नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो दिस इज नॉट अ नंबर। देयरफॉर यहां पे हम लिखें देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 इज रिजेक्टेड, हेंस द टू नंबर्स आर 18 एंड 12। दिस विल बी योर आंसर। क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू माइनस 10 लेते हैं तो y नहीं आ रहा और हमें दोनों नंबर चाहिए, यानी कि एक नंबर और दूसरा कुछ ना पता चले, दोनों नंबर चाहिए, कंडीशन दोनों के लिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, इसलिए हमने x इक्वल टू माइनस 10 को रिजेक्ट किया। तो हमारे पास जो दो नंबर आए हैं उनका एक ही कॉम्बिनेशन है, दैट इज फर्स्ट नंबर बड़ा नंबर इज 18 एंड द स्मॉलर नंबर इज 12। ठीक है, तो इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इस तरीके से हम कंडीशंस बेसिस पे जो दो वैल्यूज आ रही है उनमें से एक वैल्यू को कई बार नेग्लेक्ट करते हैं और कई बार नहीं करते। नेग्लेक्ट मतलब रिजेक्ट, कई बार रिजेक्ट करते हैं कई बार नहीं रिजेक्ट करते हैं। वो ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी कि किस कंडीशन में रिजेक्ट होगा किस कंडीशन में नहीं होगा। अगर वो पॉसिबल होता है तो रिजेक्ट करना है, अगर नहीं होता है तो रिजेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम थोड़े से और इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, हमने लास्ट
थर्ड चैप्टर में कुछ स्पीड एंड टाइम वाले क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो 1 घंटा कम लेगी। ये एक सिंपल सी लॉजिकल सी बात है। मान लो आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आपका स्कूल का टाइमिंग है 8 बजे, ठीक, आप डेली 7:45 पे घर से निकलते हो और 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हो। आपके घर से आपका स्कूल फिक्स डिस्टेंस पे है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग बन चुकी है, आपका घर बन चुका है। हाँ, अगर आप घर चेंज कर लोगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब आप, लेकिन जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, आपकी स्पीड चेंज हो सकती है, आपका पहुंचने का टाइम चेंज हो सकता है। मान लो आप डेली सेम स्पीड से जाते हो, आप 7:45 पे घर से निकलते हो, 8 बजे घर और स्कूल पहुंच जाते हो, ठीक है। अब किसी दिन क्या हुआ कि आप जो है मतलब किसी अपनी स्पीड से आपने अपनी स्पीड को कुछ बढ़ा दिया, ठीक है। मान लो आप 7:45 पे निकले, तो आपने अपनी स्पीड नॉर्मल डे की जगह पे ज़्यादा तेज़ चल दी है, तो आप नॉर्मल टाइम से पहले पहुंच जाओगे ना। अगर 8 बजे पहुंचते थे तो 7:55 पे पहुंच जाओगे। तो अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाता है, डिस्टेंस अगर फिक्स है तो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए देखो हम एक वेरिएबल मान के सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। हमने ये मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब ये ट्रेन 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा। सो टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय आवर्स। अगर कोई ट्रेन x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलती है और उसे 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसे टाइम कितना लगेगा, 360 अपॉन x आवर्स, ठीक है। अब अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, ठीक है, न्यू स्पीड, अब उसकी स्पीड क्या हो गई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अभी भी सेम जर्नी ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस तो नहीं करना है, तो न्यू टाइम, अब टाइम कितना लगेगा, 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। भाई पहले वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, सेम 360 किलोमीटर डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगेगा, 360 अपॉन x। अब उसकी स्पीड क्या हो गई, x प्लस 5, 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, इतना। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उसे टाइम कितना लगेगा, पुराने वाले से 1 घंटा कम। पुराना इतना था, इस वाले से 1 घंटा कम टाइम लग रहा है उसे, यानी कि ये जो टाइम है 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, ये नया वाला टाइम था, ये टाइम पुराने वाले से 1 घंटा कम होना चाहिए ना, यानी दिस मस्ट बी इज इक्वल्स टू, सिंपल। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर कितना है, 360 अपॉन x। अगर इतना स्पीड है उसकी, डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रेवल करना है, इतना टाइम लगेगा। स्पीड बढ़ा दी, स्पीड अब ये वाली हो गई, तो अब टाइम कितना लगेगा, इतना लगेगा। क्वेश्चन ये कहता है कि ये वाला जो टाइम है, जब उसने स्पीड बढ़ा दी है तब जो टाइम लग रहा है वो पुराने टाइम से 1 घंटा कम लगेगा, तो ये वाला जो टाइम है ये पुराने वाले से 1 घंटा कम है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ, हाँ ये ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप वेरिएबल्स को एक साइड रखो और कांस्टेंट को एक साइड रखो, ठीक, एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो ठीक है। या अब इस 1 को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू -1 था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे 360 अपॉन x पहले से था और ये अब वैल्यू उस साइड चलेगी, -360 अपॉन, ठीक है। इस 1 को इधर लिखने की जगह पे इक्वल टू -, हाँ, क्योंकि आपको नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कहीं देखोगे तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे दी होती है। क्वेश्चन में ये दिया होगा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और ये सब कुछ नहीं लिखा होगा, सीधा लिखा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस, तो ये ऐसे आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो
इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड में से 360 कॉमन ले सकते हैं। मैंने दोनों में से 360 कॉमन ले लिया। अब ये जो अंदर वाली टर्म्स है इनमें एलसीएम लेते हैं। अब 1/x है और 1/x + 5 है, दोनों का एलसीएम क्या होगा 1/x × x + 5। तो ये हो जाएगा 360 × x + 5 - x डिवाइडेड बाय x × x + 5 - x डिवाइडेड बाय x × x + 5। ठीक है, ये x कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, 360 × 5 डिवाइडेड बाय x × x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 360 × 5 = x × x + 5। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² + 5x। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी, इस पूरी टर्म को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा -360 × 5 = 0। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फैक्टर्स बनाने हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं फैक्टर्स बना के सॉल्व करूँ। फैक्टर्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट टर्म और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर फैक्टर्स बनाता हूँ। ठीक है। अब देखो ये मेरा c है, ये मेरा a है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर्स नंबर क्या बनेगा 360 × 5। इसके फैक्टर्स बनाने हैं सच दैट ओवरऑल सम या डिफरेंस 5 आए। इसमें से 5 कम करो तो हो जाएगा 5 7 35, 5 2 10, 72 × 25। यहाँ से 5 कम किया, यहाँ पे 5 बढ़ा दिया, 5 5 25, इसको 5 से डिवाइड किया, 5 7 35, 5 2 10। इसमें से 2 और कम करो, 2 3 6, 2 6 12, 50 50 36 फैक्टर्स बनते हैं? नहीं बनते, और फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 12 × 3 × 5 सॉरी ओके 2 2 करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 कम करेंगे, ये हो जाएगा 10, जो हो जाएगा 2 1 = 2, 16, 2 8 = 16, 180। ठीक है, 2 और कम करते हैं तो 90 × 20, 2 से डिवाइड किया 90, उधर 2 से मल्टीप्लाई किया 20। 2 और कम करते हैं 45 × 40, बन गए फैक्टर्स। 45 और 5 का डिफरेंस 5 है। ठीक है, तो यानी हमारे, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, ओवरऑल दोनों नंबर्स का सम चाहिए 5 और दोनों का प्रोडक्ट माइनस में चाहिए, तो -45 और 40, तो हो जाएगा x² - 45x + 40x - 360 × 5 = 0। x × x - 45 + 40 × x - 45। देखो 40 कॉमन लेना है, देखो इसमें से 40 कॉमन ले लो, 360 में से 40 कॉमन ले लो, 360 40 का मल्टीपल है, 9 बचेगा, 9 × 5 45। ठीक है, ये हो जाएगा x + 40 and x - 45 = 0। सो x = -40 और 45। ठीक है, अब x की दो वैल्यू जाए, -40 और 45। x आपने माना क्या था, x इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या किसी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती। एज स्पीड ऑफ अ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, so x = -40 is rejected, hence the speed of train is 45 km/h। ये आपको लिखना होता। ठीक है, ओके एक मिस्टेक हो गई इसमें, देखो ये फैक्टर्स गलत बन गए, ये +45 और -40 होगा। ठीक है,
क्योंकि हमें ओवरऑल दोनों का सम प्लस पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। ये +45 होगा, ये -40 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये +45, यहाँ पे हम -40 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा -40 +45, +40 और -45 आएगा। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कैनॉट मीन, सो -45 इज रिजेक्टेड, -45 इज रिजेक्टेड एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर, ठीक है। वो एक साइन की गड़बड़ होगी थी यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें से ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा परेशान यही वाला क्वेश्चन करता है, टैप्स वाला क्वेश्चन, जबकि ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको याद हो जो आपने चैप्टर नंबर 3 में एक मैन वुमेन वाला क्वेश्चन किया था, ये उसी टाइप से सॉल्व होता है, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कहता है 2 टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मान लो एक टंकी है, उस टंकी में हमने 2 टैप्स लगा दिए, ठीक है। पहला भी टैप फिल कर रहा है, दूसरा भी टैप फिल कर रहा है, दोनों एक साथ फिल कर रहे हैं सॉरी दोनों फिल कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों एक साथ जब फिल करते हैं तो वो पूरे टैंक को 9 3/8 आवर्स में फिल कर देते हैं, ठीक है। 9 3/8 आवर्स का मतलब 9 आवर्स कंप्लीट लगते हैं, और 3/8 ऑफ 1 आवर जितना भी लगे होगा उतना टाइम लगता है। इतने टाइम में दोनों पूरा का पूरा टैंक फिल कर जाता है, अगर दोनों टैप को ऑन रखा जाए, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बड़े वाले टैप से फिल करूँ तो कुछ टाइम लगेगा, छोटे वाले टैप से फिल करूँ तो कुछ टाइम लगेगा। और क्वेश्चन ये कहता है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप। ऑब्वियसली जिसका डायमीटर बड़ा है वो कम टाइम लेगा, तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसको 10 घंटे कम लगते हैं छोटे वाले से। अगर अलग अलग मतलब कि सिर्फ छोटे वाले से भरें तो कुछ टाइम लगेगा, सिर्फ बड़े वाले से भरें कुछ टाइम लगेगा। तो बड़े वाले से जितना टाइम लग रहा है वो छोटे वाले का 10 घंटे कम है। आपको ये बताना है कि दोनों अलग अलग कितने कितने टाइम में फिल आउट करते हैं उस टैंक को, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए 2 तरीके हैं, क्योंकि मेन इसमें डिपेंड करता है कि आपका पानी किस रेट ऑफ फ्लो से आ रहा है, ठीक है, और आपको कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो फिल करना है, ठीक। अब अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक कोई टंकी मतलब एक टैप जो है किसी एक टंकी को 10 घंटे में फिल आउट कर देता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, उसका जितना भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 1/10। सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 1/10 ऑफ द वॉल्यूम फिल किया, 2 घंटे में 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ओवरऑल 10 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। तो अगर कोई टैप किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, उसका 1/10, ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान रखना। अब हम ये मानते हैं लेट द टैप ऑफ लार्जर डाया टेक X hours to fill the tank। हम ये कह रहे हैं कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो X घंटे में पूरे टैंक को भर देता है, ठीक है। तो अगर लार्जर डायमीटर वाला X घंटे में भरता है तो स्मॉलर डायमीटर वाला कितने घंटे में बढ़ेगा। अब देखो लार्जर डायमीटर वाला जितने भी टाइम ले रहा है स्मॉलर उससे 10 घंटे ज़्यादा लेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर हम स्मॉलर डायमीटर वाले का X लेंगे तो लार्जर वाला कितना लेगा, उससे 10 घंटे कम लेगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंगली आप लार्जर डायमीटर वाले को X मान रहे हो या स्मॉलर डायमीटर वाले X मान रहे हो, इसके करस्पॉन्डिंगली दोनों चीज़ें चेंज होती है। हम मान रहे हैं लार्जर डायमीटर वाले को X, तो स्मॉलर डायमीटर वाला कितना टाइम लेगा, देयरफॉर द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डाया इट विल बी X + 10। स्मॉलर डायमीटर वाला X + 10 आवर्स में भरेगा तो लार्जर वाला X आवर्स में, मतलब जितना भी टाइम लार्जर वाला ले रहा है उससे 10 घंटे ज़्यादा स्मॉलर वाला लेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब देखो अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय टैप ऑफ लार्जर डाया इन 1 आवर। हम ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में बड़े डायमीटर वाले टैप ने कितना पानी भरा 1 घंटे में। अगर वो X घंटे में पूरा भर रहा है 1 घंटे में कितना भरता होगा, उसका 1/X टाइम्स, दिस इज 1/X। अगर उसने X आवर्स में पूरा टैंक भरा है तो
1 घंटे में कितना भरा, 1/x। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय टैप ऑफ स्मॉलर डाया इन 1 hour, इट विल बी 1/x + 10। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई टैप 10 घंटे में पूरा टैंक भरता है तो 1 घंटे में 1/10 भरेगा, x घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा। वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई की। लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो x घंटे में पूरा भरता था तो 1 घंटे में कितना भरा, 1/x। ये x + 10 आवर्स में पूरा भरता था, 1 घंटे में कितना भरा, 1/x + 10। ठीक है, अब देखो अमाउंट ऑफ वाटर filled by both taps in 1 hour। अब देखो ये क्या है, 1 घंटे में बड़े डायमीटर वाला टैप कितना पानी भरेगा, ये क्या है 1 घंटे में छोटे डायमीटर वाला टैप कितना पानी भरेगा। अगर मैं दोनों को एक साथ चला दूं 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, दोनों, दिस प्लस दिस, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय बोथ द टैप्स इन 1 hour, ये कितना हो जाएगा, 1/x + 1/x + 10। 1 घंटे में ये इतना अमाउंट वाटर बड़े वाले ने भरा, इतना छोटे वाले ने भरा, दोनों ने मिलके 1 घंटे में कितना भर दिया, इतना अमाउंट ऑफ वाटर भर दिया। 1 घंटे में दोनों जब चलते हैं तो इतना पानी भरा जाता है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो पूरा का पूरा टैंक कितने घंटे में भर रहा है, 9/3/8 आवर्स में। दैट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल द टैंक इज इक्वल टू, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 75/8 आवर्स। दोनों टैप्स मिलकर पूरा टैंक कितने घंटे में भरते हैं, कितने घंटे में भरते हैं, दोनों टैप्स मिलके 1 घंटे में कितना टैंक भरेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 hour, 1 घंटे में दोनों कितना भरेंगे। अब देखो वही लॉजिक, अगर एक टैप पूरा टैंक x घंटे में भरता है, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। तो अगर दोनों ने मिलके पूरा टैंक इतने घंटे में भरा, 1 घंटे में कितना भरा होगा, 1/this, यानी 1/75/8, 1 घंटे में इतना पानी भरेगा। ये क्या हो जाएगा, 8/70। और अब ये क्या आया, 1 घंटे में दोनों मिलके इतना पानी भरते हैं, और यहां पे भी हमने वही चीज निकाली ना, 1 घंटे में दोनों मिलके इतना पानी भरते हैं। ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी कि 1/x + 1/x + 10, दिस मस्ट बी इक्वल टू 80/20। मेन इक्वेशन आपकी ये बनती है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, और वो x की वैल्यू डिफाइन करेगी कि लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो कितने घंटे में पूरा टैंक भर देता है। ठीक है, ये इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको खुद से सॉल्व करनी है। इक्वेशन बना दी, अब इसको सॉल्व करने का तरीका जैसे पिछले वाला हुआ था उसी टाइप से सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से अब हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज AP। ओके, थैंक यू।